तो एवरीवन सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाई डी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। 16 मार्च की क्लास है सैटरडे की और द हिंदू का इन्फ्लेशन बेस्ड ये इकोनॉमिक आर्टिकल कवर करेंगे। फूड फैक्टर इसका टाइटल है। आर्टिकल आपको बताता है कि जीडीपी बढ़ रही है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, लेकिन आम आदमी के लिए राहत अभी भी नहीं है इन्फ्लेशन बढ़े होने की वजह से। आम आदमी की जेब में उतना पैसा अभी भी नहीं है महंगे दामों की वजह से कि वो खर्च कर पाए। चलिए, इकोनॉमिक आर्टिकल्स में बहुत सारा डेटा होता है, आप जानते हैं। अ, अपनी कोशिश ये होगी कि डेटा के साथ में बड़ी पिक्चर को समझ पाएँ, पढ़ पाएँ। आप लोग मुझसे पूछते हैं ना सर इकोनॉमिक आर्टिकल कैसे पढ़ना है, तो आज आप देखेंगे कैसे इकोनॉमिक आर्टिकल्स को प्रोसेस किया जाता है। 16 मार्च आज का क्विज़, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जब मन से पढ़ लोगे हर चीज़ को तो इन क्वेश्चंस पे आपको अप्लाई करना है, 7 में से 7 आपको नंबर्स मिलें। क्लास के लास्ट में इन क्वेश्चंस का सोल्यूशंस आपको करवाएंगे। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए, फूड फैक्टर। फैक्टर मतलब रीज़न, किसी चीज़ का हिस्सा, पार्ट। फूड का मतलब है खाना। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन खाना देश में अभी भी महंगा है। फूड फैक्टर का जो महंगाई में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है। टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहा है इन्फ्लेशन इज इम्पैक्टिंग पर्सनल कंजम्पशन एंड हर्टिंग ग्रोथ। कह रहा है जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, चीज़ों के दाम बढ़ना, प्याज टमाटर के। कह रहा है इन्फ्लेशन जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है, असर डाल रहा है हमारे पर्सनल कंजम्पशन पे। अब ये क्या होता है भाई पर्सनल कंजम्पशन? समझो इस चीज़ को। आप बाज़ार निकलते हो शाम को, पेट्रोल भरवाते हो, गोलगप्पे खाते हो, घर वालों ने सब्जी लाने के लिए बोला, मम्मी ने तो सब्जी लेकर के आते हो। ये सब चीज़ें पर्सनल कंजम्पशन का पार्ट है जो आम आदमी अपनी जेब से दिन रात करता है। कह रहे हैं महंगाई जो है पर्सनल कंजम्पशन पे असर डाल रही है, लोग उतना खर्चा नहीं कर रहे हैं। और क्या कर रही है महंगाई? एंड लगा के बता रहे हैं, हर्ट कर रही है, चोट मार रही है ग्रोथ पे, देश की तरक्की पे, आगे विकास पे। इन्फ्लेशन आपका सब्जेक्ट है, इज़ इम्पैक्टिंग इसकी वर्ब है पहली, और फिर दूसरी वर्ब आई है एंड कंजंक्शन के बाद हर्टिंग। यहाँ भी इज़ लगा हुआ है, इज़ यहाँ भी लगा हुआ है, दूसरी बार लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। इन्फ्लेशन इज़ इम्पैक्टिंग एंड इन्फ्लेशन इज़ हर्टिंग ग्रोथ। चलिए, एक स्पेशल मोटिव के साथ आज की क्लास कर रहे हैं। सैटरडे को मैं क्लास करवाता नहीं हूँ आपको, जनरली सैटरडे को एडिटोरियल की बजाय कुछ और करते हैं हम। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है? बड़ी पिक्चर को देखो। आर्टिकल जो भी ऐसा पढ़ो आप इकोनॉमिक वाला जिसमें बहुत सारा डेटा हो, उसमें से एक समरी आप निकाल सको क्या हुआ। डेटा में नहीं खोना है आपको आज की क्लास में। क्लास के बाद अगर आपसे आपका 8वीं क्लास का भाई या बच्चा छोटा कोई 10वीं क्लास का, 6वीं क्लास का आपसे पूछे इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ था, तो आप उसको आसान भाषा में समझा सकें। ठीक है, तो ये टेक्निक आपको आज जो है ना मास्टर करनी है इस क्लास के जरिए। एक सवाल आपसे अभी यहीं पूछ लेते हैं, ग्रामर कॉन्सेप्ट है। इम्पैक्टिंग पर्सनल कंजम्पशन जो ये लिखा हुआ है, कभी कभी आप देखते हैं इम्पैक्टिंग ऑन पर्सनल कंजम्पशन। आज ऑन प्रेपोजिशन यहाँ पे क्यों मिसिंग है? सुना होगा ना आपने, इम्पैक्ट ऑन दिस, इम्पैक्ट ऑन दैट, तो भैया यहाँ पे ऑन कहाँ निकाल दिया गया? एक बार सोचो खुद से, फिर कॉन्सेप्ट आपको करवाऊंगा। चलो देखो जी, ये कॉन्सेप्ट उन बच्चों को समझ में नहीं आता जो अंग्रेजी में अनाड़ी रहते हैं। भाई सिखा तो मैं आपको रहा ही हूँ, मास्टर तो आपको बना ही रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी आप अनाड़ी रहेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाएंगे। इंग्लिश में ढेर सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी नाउन और वर्ब फॉर्म एक जैसी है। हीड का मतलब होता है किसी की बात सुनना, वर्ब फॉर्म में। मैंने आपको बोला पढ़ाई करो तो आप मेरी बात को हीड करेंगे, यू विल हीड माई सजेशन। हीड का मतलब होता है किसी की बात को सुनने की, द एक्ट ऑफ लिसनिंग टू समबडी, नाउन फॉर्म में। वर्ब फॉर्म में सुनना। वैसे ही इम्पैक्ट वर्ब होता है, इम्पैक्ट का मतलब होता है असर डालना, नाउन फॉर्म में इम्पैक्ट का मतलब होता है असर। तो आपको सेंटेंस ब्रेक करना पड़ेगा और ब्रेक करके चेक करना पड़ेगा ये जो अजीब से वर्ड्स हैं ये नाउन फॉर्म में यूज़ हुए हैं या वर्ब फॉर्म में यूज़ हुए हैं। फ़र्क ये आएगा कि वर्ब फॉर्म में ये सारे वर्ड्स कोई प्रेपोजिशन अपने बाद में नहीं लेते, ठीक है, लेकिन नाउन फॉर्म में इनका प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। अटैक के बाद में नाउन फॉर्म में ऑन आता है, हीड के बाद में टू आता है, टारगेट के बाद में ऑन आता है, स्ट्रेस के बाद में ऑन आता है, एम्फेसिस के बाद में भी ऑन आता है, कंट्रोल के बाद में ओवर, एक्सेस के बाद में टू। अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, आपका एग्जामिनर आपकी इस कमजोरी का फ़ायदा कैसे उठाता है ना। ब्रेक कर दोगे तो कमजोरी नहीं है, नहीं ब्रेक करोगे तो कमजोरी है आपकी। सेंटेंस आपके सामने है, एक एक करके ब्रेक करते हैं। हु हैज़ द एक्सेस टू दिस कंप्यूटर? किसके पास एक्सेस है इस कंप्यूटर का? एक्सेस होने का मतलब है कंप्यूटर को वो इंसान खोल सकता है, उसके पास पासवर्ड है, ऑपरेट कर सकता है, बंद कर सकता है।
कौन आदमी ऐसा है जिसके पास इस कंप्यूटर की चाबी है? अब मुझे बताओ एक्सेस वर्ड यहाँ पे क्या काम कर रहा है। ब्रेक करता हूँ सेंटेंस को। हु सब्जेक्ट बनेगा, हैज़ इसकी वर्ब बनेगी, हैज़ वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा एक्सेस नाम का नाउन। वर्ब का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन ही होता है, तो इस केस में एक्सेस नाउन होने की वजह से अपने बाद में टू लेगा, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, एक्सेस इन नाउन फॉर्म टेक्स टू आफ्टर इट। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, हु कैन एक्सेस टू दिस कंप्यूटर। सब्जेक्ट अभी भी हु है, वर्ब है यहाँ पे कैन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है एक्सेस। अब कैन हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब क्यों आई, ये अपने आप में अलग कहानी है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब अपने साथ में लेती है। मॉडल वर्ब जो हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, सब अपने बाद में एक मेन वर्ब जरूर लेंगी। तो मेन वर्ब बन गई यहाँ पे एक्सेस। अब ये एक्सेस एक वर्ब है, नाउन नहीं है, इसके बाद में टू नहीं आएगा। अगर इस तरीके से नहीं तोड़ोगे, दिमाग में ब्रेक नहीं करोगे, तो जिंदगी भर आप नहीं बता पाओगे एक्सेस के बाद कब टू लगाना है और कब टू नहीं लगाना। दूसरे केस में नहीं लगेगा, पहले केस में लगेगा। एक दो सेंटेंस और देखो। हाई इन्फ्लेशन, हाइट लिख दिया मैंने, हाई कर देते हैं इसको। चलिए, हाई इन्फ्लेशन पुट्स अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पुअर। बढ़ी हुई महंगाई पुट करती है यानी रखती है एक बहुत बड़े इम्पैक्ट को या असर को लाइफ स्टाइल पे या जीवन जीने की शैली पे, जीवन जीने के स्टाइल पे जो है पुअर का। जितना ज़्यादा महंगाई होगी पुअर आदमी उतना ही कम खाना खाएगा, उतना ही लाइफ स्टाइल उसका नीचा होगा, है ना। हाई इन्फ्लेशन सब्जेक्ट है, पुट्स इसकी वर्ब है, वर्ब है ना भाई, और पुट वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन होगा, एक नाउन होगा। और नाउन क्या है यहाँ पे, इम्पैक्ट। इसके आगे अ आर्टिकल भी लगा हुआ है जो कि नाउन्स के आगे लगता है। और ग्रेट जो है यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इम्पैक्ट नाम के नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट, ग्रेट इम्पैक्ट। तो ये जब नाउन है ना, तो सर इसके बाद में ऑन आएगा। इम्पैक्ट नाम का नाउन अपने बाद में ऑन लेता है। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, हाई इन्फ्लेशन ग्रेटली इम्पैक्ट्स ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पुअर। बढ़ा हुआ इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट करता है, जोर से इम्पैक्ट करता है पुअर के लाइफ स्टाइल पे। यहाँ पे इम्पैक्ट एक वर्ब है, हाई इन्फ्लेशन इसका सब्जेक्ट है, ग्रेटली एक एडवर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। ग्रेटली इम्पैक्ट्स यानी बहुत बड़े से इम्पैक्ट करना। अब इस वर्ब नाम, इम्पैक्ट नाम की वर्ब को ऑन प्रेपोजिशन आपको नहीं देना है। चलो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को, कूल कॉन्सेप्ट है ना। चलो अब इसका एक आप सीधा सा ना वो ले लो, क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये 8 कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ब्स हैं, आपको याद होनी चाहिए। बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखोगे, मुफ्त के नंबर है, चवन्नी भर का एक क्वेश्चन है, देखते ही आपका एक नंबर यहाँ पे बन जाता है। चलिए लास्ट सेंटेंसेस दो आपको मैं दे रहा हूँ, सब बच्चे इसको खुद से ट्राई देंगे। ऑर्डर नाम की वर्ब और ऑर्डर नाम का नाउन दो जगह मैंने यूज़ किया है दोनों सेंटेंसेस में। आपको चेक करना है वर्ब कहाँ है, नाउन कहाँ है, और फॉर प्रेपोजिशन के साथ क्या सलूक करोगे, इसको रखोगे या इसको निकाल दोगे। होमवर्क है आपका, कमेंट्स में पोस्ट करें अपना होमवर्क का आंसर। गलत होगा तो भी बताएंगे और सही होगा तो अच्छी बात है ना, सही हो जाएगा। चलो बढ़े आगे, आज के क्विज़ में ये कॉन्सेप्ट आपसे फिर से पूछा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल की वोकैब पर नज़र डालते हैं। सारे वर्ड्स एक साथ देख लो मोटे मोटे, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSET। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए वोकैब शीट 5 वर्ड्स हैं, शुरू करेंगे वेगेरियस से। वेगेरियस का मतलब है चेंजेबल। ये वर्ड बना है वेगरी से, वेगरी का मतलब होता है चेंज। और कैसा चेंज, एब्रप्ट चेंज। कभी बारिश आ गई, तूफान आ गया, फिर धूप निकल आई, तो आप बोलेंगे दीज आर द वेगरीज ऑफ द वेदर टुडे। ये आज के मौसम में होने वाले बदलाव हैं या चेंजेस हैं, एब्रप्ट होने वाले चेंजेस। वेगरी से, नाउन से वेगेरियस नाम की एडजेक्टिव आपने फॉर्म कर लिया। फैशन डिज़ाइनिंग इज़ अ वेगेरियस बिजनेस। फैशन डिज़ाइनिंग जो है बहुत चेंजेबल बिजनेस है। मैंने मर्क्यूरियल लिखा हुआ है, मर्क्यूरियल भी इसी का सिनोनिम है, वेगेरियस का ही। तो फैशन डिज़ाइनिंग बहुत तेज़ी से बदलती है, हर 2-3 महीने में नया कुछ अजीब सा फैशन जो है आता जाता रहता है, ठीक है, वेगेरियस है।
अब देखो, चेंजेबल को, वेगेरियस को इन सभी वर्ड से बताया जाता है। वोलेटाइल तो आपने सुना ही होगा, बहुत सिंपल सा वर्ड है, आज के आर्टिकल में आप देखेंगे, है ना। ये वेगेरियस वगैरह आज नहीं आए हैं, लेकिन फिर किसी आर्टिकल में आ जाएंगे। आज आप वोलेटाइल वर्ड को देखने वाले हैं। अनप्रिडिक्टेबल भी बोल सकते हैं इसको। कैप्रीशियस और क्विक सिल्वर एडवांस सिनोनिम साइंस वर्ड के। एडवांस जब मैं बोलता हूँ तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो वोकैब में सीधे सीधे आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। व्हाट इज़ क्विक सिल्वर, व्हाट इज़ कैप्रीशियस, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको थोड़े ध्यान रखने हैं। फिकल जो है वर्ड, ये इंसानों के साथ में यूज़ होता है। फिकल हार्टेड पर्सन वो है जिसका मूड बहुत तेज़ी से बदलेगा। जनरली रोमांटिक रिलेशनशिप्स में फिकल वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। फिकल हार्टेड मैन, फिकल हार्टेड लेडी, जिसका दिल बहुत तेज़ी से बदले, आज इस पे आज उस पे, है ना, इस तरीके से फिकल वर्ड यूज़ होता है। चलो अगला वर्ड है कॉर्नर स्टोन। स्टोन यानी पत्थर, कॉर्नर यानी किनारा। घर की इमारत देखो, इमारत के 4 पत्थर होंगे किनारों पर रखे हुए नींव के अंदर, और घर उन्हीं पे टिका हुआ है। समझ पा रहे हो। बेसमेंट, बेस जो है ना आपका, फाउंडेशन है घर का, किसी भी इमारत का, उसके कॉर्नर में, चारों कॉर्नर में रखे हुए जो पत्थर हैं, उन्हीं पे ही वो घर की सारी जो है दारोमदार है, पूरे घर का बोझ है। तो हर चीज़ का कॉर्नर स्टोन अगर आप निकालना चाहें तो वो उसकी फाउंडेशन या आधार कहलाएगी। हार्डवर्क इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ सक्सेस। हार्डवर्क जो है आधार या फाउंडेशन है सक्सेस का, यानी जो है कामयाबी का। कॉर्नर स्टोन को बेड रॉक, मेन स्टे और लिंच पिन नाम के वर्ड से भी बताया जाता है। लिंच पिन बहुत बार बताया हुआ आपको। कोई भी पहिया होता है ना, पहिया, उसके बीच में जो एंगल होती है, मान लो ये गाड़ी है, मेरे पिछले टायर्स हैं गाड़ी के, ठीक है, ये 2 एंगल, जो एंगल के बीच से एंगल जो लगी हुई है इन पहियों के ऊपर टिकी हुई है, इस एंगल को बोलते हैं लिंच पिन। अगर ये एंगल निकल जाए ना, ये पहिए घूमने बंद हो जाएंगे। समझ रहे हो। इंजन जो है इस एंगल से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, अगर पीछे लगा हुआ है गाड़ी में इंजन तो जो बीच के जो लिंच पिन होती है या पहियों के बीच की एंगल होती है जो पहियों को घुमाती है, वो कहलाती है लिंच पिन। तो ये बेड रॉक या कॉर्नर स्टोन से मिलता जुलता ही वर्ड है, आधार ही होता है ये किसी भी चीज़ का, लिंच पिन। चलिए वर्ड आर्टिकल में आएगा। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कंसर्ट। देखिए, डिस्कंसर्ट करना एक वर्ब है। इसका मतलब होता है या तो किसी को अपसेट करना या किसी को एम्बेरस करना। किसी को परेशान करना, हैरान करना, शर्मसार करना, बुरा फील करवाना कहलाता है डिस्कंसर्ट करना। और डिस्कंसर्टिंग नाम का एडजेक्टिव है जो आप आर्टिकल में देखेंगे। ये हर वो चीज़ होगी जो आपको बुरा फील करवाए। आपका फेलियर डिस्कंसर्टिंग होता है। आपको घर वालों से अगर ताने पड़े तो वो डिस्कंसर्टिंग है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। किसी ने आपको बुली किया, दैट इज डिस्कंसर्टिंग फॉर यू। तो ये डिस्कंसर्टिंग यानी हैरान, परेशान, एम्बेरस करने वाली चीज़ को बोलते हैं। यूल सी द वर्ड डिस्कंसर्टिंग इन द आर्टिकल टुडे। द फैक्ट दैट majority of our educated young workforce is unemployable is somewhat disconcerting। ये फैक्ट कि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी जो है हमारे एजुकेटेड यंग वर्कफोर्स की, वो अनएम्प्लॉयबल है। अनएम्प्लॉयड नहीं है, अनएम्प्लॉयबल है। उसको कुछ काम ही नहीं आता है, पढ़ लिया, बीए पास है, पर काम क्या करवाएं उससे, है ना। किसी कंपनी में उसको रखें तो वो करेगा क्या, उसको पता ही नहीं है। तो ये फैक्ट ही अपने आप में डिस्कंसर्टिंग है, परेशान, हैरान और एम्बेरस करने वाला है। डिटेल में बता रहा हूँ वर्ड्स को, फील लो इनकी। वो कैब रटने से नहीं, फील लेने से याद होगी, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करने से याद होगी। चलिए अगला वर्ड है फिलिप। स्पेलिंग देख लेना, डबल एल लगा हुआ है। फिलिप एक नाम भी होता है अंग्रेज़ों में, है ना। फिलिप का मतलब होता है साहस, भरोसा, या मैं क्या बोल रहा हूँ, बूस्ट, है ना, इनकरेजमेंट। किसी का जब आप भरोसा बढ़ाते हो, साहस बढ़ाते हो, इनकरेज करते हो, उसको बोलते हैं फिलिप। अ कट इन फ्यूल प्राइसेस मे गिव फिलिप। एक फ्यूल प्राइसेस में जो कट है, तेल के दामों में जो कमी है, अभी 2 रुपये कम भी हुआ है तेल, है ना, वो फिलिप दे सकता है, वो एनकरेजमेंट या बूस्ट दे सकता है टू द कंज्यूमर्स, उन कंज्यूमर्स को हु आर फेसिंग हाई इन्फ्लेशन, जो हाई इन्फ्लेशन को फेस कर रहे हैं, बढ़ती महंगाई को झेल रहे हैं। अब ये जो इनकरेजमेंट है या बूस्ट है, इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। रिस्पाइट, स्टिमुलेशन, सकर, कंसोलेशन, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। और 2 ईडियम्स भी हैं हमारे पास, शॉट इन द आर्म एंड कोल्ड कंफर्ट। अब मैं ईडियम की क्लास यहाँ नहीं लूँगा क्योंकि ये सारी ईडियम्स आपको कहानियों के साथ करवा दी गई हैं। होम पेज पे प्लेलिस्ट रखी हुई है हमारे चैनल के, 250-300 ईडियम्स, हर ईडियम की कहानी आपको बताई गई है। तो वहाँ से इसको चेक करना, शॉट इन द आर्म एंड कोल्ड कंफर्ट कैसे इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए लास्ट अपने पास वर्ड है पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है आगे का प्रिडिक्ट करना या आगे का अंदेशा देना, ठीक है। मान लीजिए बादल आ गए, तो बादल क्या पोर्टेंट करते हैं, बादल पोर्टेंट करते हैं अच्छी बारिश को, ठीक है ना। तो क्लाउड्स पोर्टेंट अ गुड रेन, इस तरीके से इस वर्ड को याद रखें। बी अ साइन ऑफ समथिंग या फोरकास्ट और प्रिडिक्ट समथिंग। इंक्रीज्ड सेल्स पोर्टेंट ग्रोथ फॉर द कंपनी। बढ़ी हुई सेल्स जो हैं अंदेशा देती हैं, प्रिडिक्ट करती हैं कंपनी की ग्रोथ को, कंपनी में
तरक्की को। प्रोग्नोस्टिकेट, ऑगर, प्रेसेस, फोरबॉड, फोरटेल, सारे भारी भरकम वर्ड्स हैं ये, लेकिन बार बार ये रिपीट होते हैं। 50-100 क्लासेस जो बच्चा ले लेता है 3-4 महीनों में, इन वर्ड्स को 20-20 बार वो देख लेता है अपनी रीडिंग के अंदर। ठीक है, आज ये वर्ड आप पोर्टेंट देखेंगे, कभी ये आएगा कभी ये आएगा। चलिए, वोकैब हो गई आपकी, अब आ जाओ आर्टिकल पे। थोड़ी भारी है वोकैब आज की। आर्टिकल ये बता रहा है इन्फ्लेशन अभी भी सरकार कम नहीं कर पाई है आम आदमी के लिए। भाई बड़ी बड़ी कंपनियां तो ग्रोथ कर रही हैं, जीडीपी बढ़ रही है 8.6% से, सब कुछ अच्छा सी, सब चंगा सी, लेकिन आम आदमी अभी भी बाज़ार में कुछ लेने जाता है तो वो एप्पल का, टमाटर का, ऑनियन का दाम देख करके सर खुजाता जाता है कि इतना महंगा कहाँ से लाऊं और कैसे खाऊं। अब ये जो आंकड़े हैं फूड के, इस आंकड़ों को तोड़ के आपको बताएगा फूड में किन चीज़ों में महंगाई ज़्यादा है और किन चीज़ों में कम है। सरकार क्या मेजर्स ले रही है इस महंगाई को कम करने के लिए, वो भी आपको बताएगा, और कहाँ पे सरकार में कमी अभी भी छोड़ रखी है, गुंजाइश है कुछ करने की, ये लास्ट में सजेशन देगा। आज की टोन है एनालिटिकल, एनालाइज कर रहा है पूरे इस बिग पिक्चर को। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन डेटा येट अगेन अंडरस्कोर्स हाउ वोलेटाइल फूड प्राइसेस continue to hold hostage not only broader inflation but also the linchpin of economic growth, namely personal consumption। कह रहे लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन डेटा जो है, हर 1 महीने से 2 महीने से 3 महीने से इन्फ्लेशन का डेटा आता है कि इस महीने में कितनी महंगाई रही। कह रहे जो अभी लेटेस्ट डेटा आया जो आजकल में, कह रहे फिर एक बार येट अगेन, फिर एक बार येट अगेन अंडरस्कोर करता है, हाईलाइट करता है, जोर दे के बताता है। और किसको? इस चीज़ को कि कैसे, हाउ, कैसे जो वोलेटाइल फूड प्राइसेस हैं, बार बार घटने बढ़ने वाले वोलेटाइल फूड प्राइसेस हैं, वेगेरियस फूड प्राइसेस हैं, वो जारी हैं, अभी भी कंटिन्यू हैं अभी भी, कि वो होल्ड होस्टेज करें। होल्ड होस्टेज करना यानी किसी को अपना बंदी या कैदी बना के रखना, किसी को बंदूक की नोक पे अपहरण करके रखना। होस्टेज क्या होता है? जिसको आपने पकड़ रखा है। तो इन प्राइसेस ने आज भी अपना बंदी बना रखा है, पकड़ रखा है, होस्टेज बना रखा है दो चीज़ों को। पहली चीज़ कौन सी है? ना केवल बड़े तौर पे या मोटे तौर पे इन्फ्लेशन को, ब्रॉडर इन्फ्लेशन को, बल्कि बट ऑल्सो उस लिंच पिन को भी, उस आधार को भी, उस बेडरॉक या मेन स्टे को भी जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का, और जिसका नाम हम लें नेमली का मतलब है, ये लिंच पिन का नाम क्या है? नाम है पर्सनल कंजम्पशन, आपकी और मेरी जेब से जो पैसा खर्च होता है। तो बढ़े हुए फूड के प्राइसेस हमें यही बताते हैं, इन्फ्लेशन डेटा हमें यही बताता है कि फूड प्राइसेस ने इन दोनों चीज़ों को अपना बंदी बना रखा है, होस्टेज बना रखा है। इन्फ्लेशन भी, ब्रॉडर इन्फ्लेशन घटने को नाम नहीं ले रहा है फूड प्राइसेस बढ़ने की वजह से, और इकोनॉमिक ग्रोथ का जो आधार है उसको भी राहत नहीं मिल रही है, और उस आधार का नाम है हमारा पर्सनल कंजम्पशन। सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ गया? बस ये फर्स्ट सेंटेंस जो है पूरे आर्टिकल को समराइज कर रहा है। डेटा जो है वर्ब है इसकी अंडरस्कोर्स, टेक्निकली वर्ब होनी चाहिए अंडरस्कोर। डाटा डेटम, पोडिया पोडियम, याद है ना? बैक्टीरियम बैक्टीरिया, स्टेडियम स्टेडिया। अगर पीछे अम लगा दें इन वर्ड्स के तो ये होते हैं सिंगुलर, और अम को हटा के ए लगा दें तो ये होते हैं प्लूरल। तो ये वर्ब जो लिखी है अंडरस्कोर्स, ये सिंगुलर लिखी गई है प्लूरल नाउन के साथ, टेक्निकली ये प्लूरल होनी चाहिए टेक्निकली। फूड प्राइसेस की वर्ब है कंटिन्यू। वोलेटाइल यानी चेंजिएबल, मर्क्यूरियल, क्विक सिल्वर, वेगेरियस, आपको ये वर्ड करवाया था। नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ना केवल और बल्कि ये भी, इसकी बात करते हैं। कंजंक्शन पेयर है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, और इनके बाद में हमेशा एक जैसे वर्ड्स को कनेक्ट किया जाता है। तो नॉट ओनली के साथ में कनेक्ट किया गया इन्फ्लेशन को ब्रॉडर नाम के एडजेक्टिव के साथ, और बट ऑल्सो के साथ में कनेक्ट किया गया लिंचपिन नाम के नाउन को, है ना? इस तरीके से बड़े आगे। लिंचपिन आपने देख लिया ना, वो पहियों के बीच की एंगल जो पहियों को आगे बढ़ाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ का पहिया जो है उसकी लिंचपिन है पर्सनल कंजम्पशन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। While February's headline consumer price index CPI based reading remained virtually unchanged from the preceding month at 5.09%. While मतलब जबकि या जहां फरवरी महीने का जो CPI बेस्ड रीडिंग है, CPI क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, देसी भाषा में बोले तो महंगाई का ग्राफ। कह रहे फरवरी की जो हेडलाइन महंगाई है, महंगाई तो सब चीज़ों में होती है ना, सोने की महंगाई भी होगी, खाने पीने की चीज़ों की भी होगी, ऑटोमोबाइल्स की भी होगी, तो हेडलाइन बात कर रहे हैं हम बड़े स्केल पे महंगाई की। तो जहां फरवरी की जो रीडिंग है सीपीआई के आधार पे बेस्ड रीडिंग, वो बनी रही या रिमेन रही वर्चुअली अनचेंज्ड। वर्चुअली का मतलब होता है एक तरह से, अनचेंज्ड का मतलब है वैसी की वैसी। और ये कहाँ से अनचेंज्ड रही? पिछले महीने से, यानी जनवरी से, प्रीसीडिंग मंथ से, और ये बनी रही 5.09% पे।
तो जनवरी में भी 5.09% महंगाई थी और फरवरी में भी 5.09% महंगाई रही। कह रहा वहीं हुआ क्या? वहीं हुआ ये, कोमा लगा के, द पेस ऑफ फूड प्राइस गेन्स कंप्यूटेड फ्रॉम द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स एक्सेलरेटेड बाय 36 बेसिस पॉइंट्स टू 8.66%। कह रहा है वहीं पे जो रफ्तार है फूड प्राइस गेन्स की, खाने की चीज़ों में जो दाम है उनके प्राइस गेन्स की या महंगाई की, जो कंप्यूट की गई थी, अब कंप्यूटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, जिसको कैलकुलेट या कंप्यूट किया गया था कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स से या सीपीआई से, वो एक्सेलरेट कर गया, वो बढ़ गया 36 बेसिस पॉइंट से और अब आ गया 8.66% पे। तो मोटे तौर पे तो महंगाई उतनी ही रही फरवरी में जितनी जनवरी में थी, लेकिन महंगाई का अगर सब पार्ट करें और फूड का इंडेक्स देखें तो खाने पीने की चीज़ों में महंगाई पिछले एक महीने में 36 बेसिस पॉइंट बढ़ गई। समझ गए सेंटेंस का मीनिंग? फरवरी की रीडिंग की वर्ब है रिमेंड, इट रिमेंड अनचेंज्ड फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ्स, दैट इज जनवरी। और पेस जो है फूड प्राइसेस का, इसकी वर्ब है एक्सेलरेटेड। कंप्यूटेड इसकी वर्ब नहीं है, कंप्यूटेड का मतलब है जो कंप्यूट किया गया, ये एक एडजेक्टिव है, प्राइस गेन्स के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। वर्ब तो उसकी होती है एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेट होना यानी बढ़ जाना, ये बढ़ गया 36 बेसिस पॉइंट्स। बेसिस पॉइंट्स का फॉर्मूला आपको कई बार करवाया हुआ, बड़ा आसान है। एक परसेंटेज पॉइंट में 100 बेसिस पॉइंट्स होते हैं। अगर ये 8.66 हुई है, 6 हुई है 36 बढ़ के, तो जनवरी में ये थी 8.3। समझ पाए? 8.30 से 8.66 हो गई, 36 बेसिस पॉइंट, इसको पढ़ना बोलते हैं। जब ये 9 हो जाएगी तो फिर ये कितनी बढ़ जाएगी? 34 बेसिस पॉइंट्स और बढ़ेगी और फिर ये 9.00 हो जाएगी अगर होगी तो। अब देखो ये फूड का बताया इसने आपको, पहले इसने मोटा मोटा आपको बताया, अब ये फूड वाले को भी तोड़ देगा। खाने पीने की चीज़ों में किस किस चीज़ में महंगाई हुई आगे बताएगा। कह रहा है जी फूड में अगर देखें, देन वेजिटेबल प्राइसेस कंटिन्यू टू रिमेन द बिगेस्ट कंसर्न with the third heaviest food category in the food and beverages subgroup of CPI registering 30.30 इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर। कह रहा है जी वेजिटेबल प्राइसेस को देखें अगर फूड के इंडेक्स में, सब्जियों के दामों को देखें, तो वो दाम जो है अभी भी जारी रहे कि वो सबसे बड़ा कंसर्न बन के बने रहें, वो सबसे बड़ी चिंता हमारी बने रहे। जनवरी में भी थी और फरवरी में भी सबसे बड़ी चिंता हमारी सब्जियों के दाम है। अब कैसे ये चिंता? विद लगा के बता रहा है कोमा के साथ। कह रहा है ये चिंता है साथ ही तीसरे सबसे हैवी जो फूड कैटेगरी के फूड एंड बेवरेजेस सब ग्रुप में। फूड प्राइस में भी कई सब ग्रुप्स हैं, एक सब ग्रुप है फूड एंड बेवरेजेस, एक सब ग्रुप है मिल्क एंड डेयरी, है ना। तो फूड एंड बेवरेजेस जो सब ग्रुप है उसमें वेजिटेबल प्राइसेस के तीसरे सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होने के साथ ही सीपीआई में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, और इसके रजिस्टर करने के साथ ही, लॉक करने के साथ ही 30.3% इन्फ्लेशन को ईयर ऑन ईयर। पिछले साल की फरवरी में इन्फ्लेशन 100 रुपया दाम था, तो इस साल फरवरी में 130 रुपया दाम हो गया सब्जियों का। कह रहा है जी अब ये क्या है, कॉमा फिर लगा के बता रहा है इसके बारे में। कह रहा है ये कुछ नहीं है, अ डिसकंसर्टिंग 315 बेसिस पॉइंट्स एक्सेलरेशन फॉर जनवरीज रीडिंग। ये एक हैरान और परेशान और एम्बेरस करने वाला 315 बेसिस पॉइंट का बढ़त है, एक्सेलरेशन है जनवरी की रीडिंग से। जनवरी में 315 इससे कम थे, यानी 27.15 इन्फ्लेशन हुआ करता था, जो फरवरी में 30.30 हो गया। समझ पा रहे हो ना पूरी कैलकुलेशन? वेजिटेबल का प्राइस जो है फूड एंड बेवरेजेस में तीसरा सबसे बड़ा जो है ना कंट्रीब्यूटर है, और ये बढ़ गया इतने परसेंट से, 30.3% से इस महीने के अंदर। स्ट्रक्चर आपने देख लिया है सेंटेंस की। वेजिटेबल प्राइसेस सब्जेक्ट है, कंटिन्यूड इसकी वर्ब है, डिसकंसर्टिंग जो अपसेटिंग हो, जो आपको हैरान और परेशान करे, और कुछ इसमें देखने वाला है नहीं। और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी अब देखो सब्जियों की बात हो गई, अब बात करेगा अनाज की, मोटा अनाज। कह रहा है एंड इन्फ्लेशन इन सीरियल्स द लार्जेस्ट वेट अमंग फूड्स इन सीपीआई ऑल्सो रिमेन हाई एट 7.6%। और जो इन्फ्लेशन है सीरियल्स में, जो महंगाई है मोटे अनाज में, मक्का, ज्वार, बाजरा, मेज, सोरगम और ये सब चीज़ें होती है ना, जो कह रहे हैं महंगाई जो है, और ये वही महंगाई है जिसका सबसे ज़्यादा वजन होता है खाने पीने के इंडेक्स में, फूड के सीपीआई में। ये इन्फ्लेशन भी रिमेन रहा, ये बना रहा हाई 7.6% पे, और जो कि क्या है, कोमा लगा के बता रहे हैं, जस्ट मार्जिनली स्लोअर देन द प्रीसीडिंग मंथ्स 7.83%, जो सिर्फ मार्जिनली थोड़ा है, ना के बराबर ही धीमा है पिछले महीने की रीडिंग से 7.83% के रफ्तार से। तो जनवरी में मोटे अनाज में इतना महंगाई था, फरवरी में इतनी हो गई, लगभग 23 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई इन्फ्लेशन में, अगर मोटे अनाज की बात करें, सीरियल्स की बात करें। स्ट्रक्चर देख लिया आपने।
तो आपने फूड में पहले वेजिटेबल देखा, फिर आपने जो है सीरियल्स की बात की, यानी मोटे अनाज की बात की। सेंटेंस का सब्जेक्ट है सीरियल्स, सीरियल्स की वर्ब है रिमेंड। मार्जिनली यानी थोड़ा सा, ना के बराबर, इसको हिंदी में बोलते हैं हवा भर, है ना, हवा भर ज़्यादा, हवा भर कम, मार्जिनली लोअर या मार्जिनली हायर। स्लोअर देन, हायर देन, लार्जर देन, स्मार्टर देन, मोर इंटेलिजेंट देन। जब भी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करें और साथ में किसी चीज़ से कंपैरिजन दिखाएं तो आप देन नाम की कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखें, जब भी देन कंजंक्शन लग गई THAN, तो साथ में कंपैरेटिव डिग्री का ही इस्तेमाल होगा। अगर मुझे आपको यहाँ घुमाना हो तो मैं यहाँ लिख दूंगा स्लो देन, अपने आप इसको स्लोअर देन करोगे, है ना, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसने वेजिटेबल और मोटा अनाज बता दिया। अब ये वेजिटेबल का एक और सब ग्रुप देखेगा, टमाटर, प्याज और आलू। कह रहे जी अमंग वेजिटेबल्स द पोटैटो, ऑनियन, टोमेटो, triumvirate, which is the most widely consumed group nationwide and constitutes more than a third of the weight in the category, led the charge। कह रहे सब्जियों में भी देखें तो टमाटर, प्याज और आलू का जो तिकड़ी है, ट्राइमवर्टेट नया वर्ड है मेरे लिए भी आज मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा इसको, ट्राइमवर्टेट। एक्चुअली तिकड़ी के लिए जो कॉमन वर्ड यूज होता है वो होता है ट्रोइका या ट्रिनिटी, ठीक है, ट्रायो बोल देते हैं, ट्रोइका या ट्रिनिटी। तो कह रहे हैं इन तीनों की जो तिकड़ी है ट्राइमवर्टेट है, जो कि सबसे ज़्यादा कंज्यूम्ड ग्रुप है, सबसे खाया जाने वाला सामान है पूरे देश में, और कॉन्स्टिट्यूट करता है, मिल करके बनाता है 1/3 से भी ज़्यादा वजन को सब्जियों की कैटेगरी में। कह रहे ये जो तिकड़ी है, शैतानी तिकड़ी इन तीनों की, इसने लीड किया चार्ज को, ये सबसे आगे थी महंगाई में। समझ गए? चलिए, ट्राइमवर्टेट यानी तिकड़ी, इसकी वर्ब है लेड, विच की वर्ब है इज, और विच की वर्ब है कॉन्स्टिट्यूट। विच आया इस तिकड़ी के लिए, यही तिकड़ी सबसे ज़्यादा कंज्यूम्ड है, मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड है, और यही तिकड़ी कॉन्स्टिट्यूट करती है 1/3 से ज़्यादा वजन को सब्जियों के दामों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेड द चार्ज, समझ गए ना, चार्ज को लीड करना, आगे आगे रहना, सबसे ज़्यादा महंगाई दिखाना। कह रहा है जी अब देखो, अब इन तीनों की बात करेगा, इन तीनों को तोड़ के बताएगा, टमाटो में क्या हो रहा है, पोटैटो में क्या हो रहा है, ऑनियन में क्या हो रहा है। कह रहा है पोटैटो प्राइसेस मूव फ्रॉम एन ऑलमोस्ट 2% year-on-year डिफ्लेशन इन जनवरी टू 12.4% इन्फ्लेशन। आलू का दाम जो है मूव कर गया 2% की डिफ्लेशन से जनवरी के अंदर, 12.4 के इन्फ्लेशन से फरवरी के अंदर। तो जनवरी में आलू के दाम 2% कम हो गए थे पिछली जनवरी के मुकाबले, लेकिन फरवरी में आलू के दाम 12% बढ़ गए पिछली फरवरी के मुकाबले। समझ गए ना, ईयर-ऑन-ईयर इन्फ्लेशन को देखा जाता है, जनवरी का पिछले साल की जनवरी से, मार्च का पिछले साल की मार्च से। तो आलू महंगा हो गया कुल मिला के, कहने का मतलब ये। प्याज का क्या हुआ, ऑनियन लॉक्ड 22% इन्फ्लेशन, प्याज के दाम पिछले साल की फरवरी से 22% ज़्यादा थे इस साल फरवरी में। और टमाटर का क्या हुआ, एंड टोमेटोज प्राइस गेन्स क्विकन बाय क्लोज टू 400 बेसिस पॉइंट्स टू अ 6-month हाई ऑफ 42%। टमाटो के दाम जो है वो गेन कर गए, क्विक हो गए, एक्सेलरेट कर गए या बढ़ गए लगभग 400 बेसिस पॉइंट्स, और पहुंच गए 6 महीने के सबसे ज़्यादा महंगाई पे, 42% पे। तो पिछले साल की जनवरी में टमाटर के दाम जो हैं वो लगभग 38% बढ़े थे इस जनवरी में पिछले साल की जनवरी के मुकाबले, लेकिन फरवरी में वो 42% बढ़ गए। 400 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 4 परसेंटेज पॉइंट्स। समझ पा रहे हो ना, जनवरी में 38% टमाटो बढ़ रहा था और फरवरी में, पिछले साल की फरवरी से 42% बढ़ चुका है। तो अब इन तीनों को भी इसने आपको ब्रेक करके बता दिया। और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी अ लुक एट द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स डेली प्राइस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड शोज लिटिल डिस्पाइट ऑन दिस फ्रंट। कह रहा है अगर एक नज़र डालें डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की डेली प्राइस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पे, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ही इन्फ्लेशन के डेटा को गैदर करके पब्लिश करता है। कह रहा है अगर इस डिपार्टमेंट के, सरकारी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएं और डैशबोर्ड पे डेली प्राइस को देखें तो क्या पता लगता है हमें, बहुत ही कम रिस्पाइट, ना के बराबर ही हमें राहत दिखाई देती है, रिस्पाइट दिखाई देता है इस मोर्चे पे। मार्च में भी ये तीनों चीज़ें बढ़ रही हैं, कहने का मतलब ये। और ये कैसे हो रहा है, विद लगा के बता रहा है, विद एवरेज रिटेल प्राइसेस ऑफ पोटैटो, ऑनियन, टोमेटो रेनिंग 21.3%, 41.4% एंड 35.2% हायर रिस्पेक्टिवली एज ऑन March 14 फ्रॉम अ ईयर अर्लियर। कह रहे फरवरी में तो बड़े ही थे, मार्च में भी कुछ कम नहीं हुए हैं। डेटा आएगा तब आपको बता देंगे फाइनल क्या हुआ। 14 फरवरी का, अगर 14 मार्च का डेटा अगर देखें तो पोटैटो बढ़ा हुआ है आज भी 21% पिछले मार्च से, प्याज बढ़ा हुआ है 40-41% पिछली मार्च से, अगेन टोमेटो बढ़ा हुआ है 35% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलो
ऐसे पढ़ना होता है इन आर्टिकल्स को। ये जो आप डेटा देखते हो और समझते हो सर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, बड़ी पिक्चर देखोगे तो सब समझ में आएगा। कितना ईजी आर्टिकल हो गया है आपके लिए, है ना। चलो अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। अब बताएगा इन्फ्लेशन के लिए सरकार क्या जतन कर रही है कम करने को और कहाँ पे कमी छोड़ रही है। कह रहा है क्लियरली द गवर्नमेंट सप्लाई साइड मेजर्स इंक्लूडिंग अ 3 month old बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ ऑनियंस हैज़ हैड लिटिल इम्पैक्ट ऑन कूलिंग प्राइसेस ऑफ दीज पॉलिटिकली सेंसिटिव फूड इनपुट्स। कह रहा है साफ तौर पे सरकार के जो सप्लाई साइड मेजर्स हैं, मेजर्स यानी कदम, एक्शंस, सप्लाई साइड यानी सप्लाई की साइड से होने वाले, ये मैं आपको भी समझा दूंगा, इसको एक बार पढ़ लो आप। कह रहे सरकार के जो ये अजीबोगरीब मेजर्स हैं, सप्लाई साइड मेजर्स जिनको हम बोलते हैं, जिसमें शामिल है एक 3 महीने पुराना बैन जो लगा हुआ है एक्सपोर्ट पे ऑनियंस के। कह रहा है इनके रहे हैं हैज़ हैड ना के बराबर इम्पैक्ट, और किस चीज़ पे, कूलिंग पे या ठंडे होने पे, प्राइसेस के, इन तीनों सियासी तौर पे संवेदनशील फूड इनपुट्स पे। पॉलिटिकली सेंसिटिव तो है ही ना भाई, प्याज टमाटर पे सरकारें गिर जाती हैं और चढ़ जाती हैं, तो ये पॉलिटिकली सेंसिटिव फूड इनपुट्स पे ज़्यादा कुछ फ़र्क सरकार का रहा नहीं है। अब ये सप्लाई साइड मेजर्स है, इनकी वर्ब है हैज़ हैड, हैव हैड, ये स्ट्रक्चर आपको करवा चुके हैं, कई बार हो चुकी है। यहाँ ऊपर डाल रहा हूँ, जिन बच्चों ने कवर नहीं किए इस वीडियो से 10 मिनट में कवर कर लो। सारी स्ट्रक्चर से एक ही क्लास में रोज़ करवाऊंगा तो 6 घंटे की क्लास हो जाएगी, इसलिए आपको अलग से हुई चीज़ों को कवर कर लेना है। अब ये सप्लाई साइड मेजर्स क्या है बता देता हूँ आपको। देखो मान लीजिए आपको प्याज चाहिए 10 किलो और आप दुकान में गए, वहाँ पे प्याज पड़ा है 50 किलो, 5 रुपये kg प्राइस है, चुपचाप आप लेकर के आ जाओगे, दुकानदार भी आपको दे देगा। लेकिन मान लीजिए दुकानदार के पास है 10 किलो प्याज, आपको भी चाहिए 10 किलो प्याज, और पीछे 2 लोग लाइन में और लगे हुए हैं 10-10 किलो लेने के लिए। अचानक से ये दुकानदार 5 किलो की जगह 15 रुपये किलो पे प्याज बेचने लगेगा। ये मैं बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, होता ऐसा ही है, 5 की जगह 5.5, 10, है ना, बड़े स्केल पे। तो जब भी आपके पास चीज़ें कम होती हैं, डिमांड और सप्लाई को मैच करवाने के लिए दाम बढ़ जाते हैं चीज़ों के ऑटोमेटिकली। जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा होगी उसका दाम बढ़ेगा, तो इसलिए आता है इन्फ्लेशन, बाजार में महंगाई। और सरकार क्या कर रही है, सप्लाई साइड मेजर्स ले रही है। सरकार बोल रही है इस दुकानदार को कि तुम जो है प्याज सिर्फ इस मोहल्ले में बेचोगे, बाहर कहीं एक्सपोर्ट नहीं करोगे। इससे क्या होगा, इस मोहल्ले में जो 1-2 लोग हैं वही 10-10 किलो इससे प्याज ले पाएंगे। तो सप्लाई साइड मेजर्स में सरकार जो है सप्लाई को लिमिटेड कर देती है, आगे इधर उधर लीक नहीं होने देती है, ताकि लोगों की डिमांड पूरी हो और प्राइसेस ना बढ़े, है ना। सरकार ये भी कर सकती है, किसानों को बोले कि खूब प्याज उगाओ, तुम फ्री अनाज, फ्री सब्सिडी, फ्री पानी, फ्री बिजली, उगाओ जितना उगा सकते हो। तो सरकार, जो किसान है वो भी 500 किलो प्याज लाके यहाँ इकट्ठा कर देंगे, अपने आप ही प्राइस के दाम जो है, प्याज के दाम जो है कम हो जाएंगे। तो ये सप्लाई साइड मेजर सरकार ले रही है, बैन लगा करके प्याज के दामों पे, प्याज को एक्सपोर्ट पे, लेकिन उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं आया, कहने का मतलब ये। अब ये इम्पैक्ट क्यों नहीं आया ये आपको आगे बताएगा। कह रहा है जी एंड द आउटलुक टू इज़ फार फ्रॉम रीअश्योरिंग। कह रहा है जो इम्पैक्ट है इस चीज़ का, असर जो है, जो आउटलुक है, आउटलुक का मतलब होता है आगे की बड़ी पिक्चर। कह रहा है आगे की बड़ी पिक्चर भी फार फ्रॉम रीअश्योरिंग है। रीअश्योरिंग करना यानी भरोसा दिलाना किसी चीज़ के अच्छा होने का, भाई आगे सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ये रीअश्योर करना होता है। कह रहा है अगर इम्पैक्ट आगे की पिक्चर देखें तो वो भी रीअश्योरिंग नहीं है, रीअश्योरिंग से फार फ्रॉम है, कुछ ज़्यादा फर्क हमें आगे भी नहीं दिख रहा। आउटलुक आपने देख लिया, बड़ी तस्वीर को बोलते हैं वर्ब इसकी इज। कैसे हो रहा है ऐसा, ऐसा क्यों है। कह रहा है जी ऑनियन आउटपुट इन द 2023-24 हॉर्टिकल्चर क्रॉप ईयर इज सीन मोर देन 15.6% लोअर देन लास्ट ईयर। ऑनियन का जो आउटपुट है 23-24 के हॉर्टिकल्चर क्रॉप ईयर में, 23-24 के अंदर सब्जियों की जो खेती होती है इस क्रॉप ईयर के अंदर, खेती वाले अगर फील्ड में देखें तो वो देखा जा रहा है कि वो 15.6% कम होगा पिछले साल से। तो प्याज और इस साल कम हुआ है ना, और दाम बढ़ने वाले हैं, कहने का मतलब ये। कह रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इज प्रोजेक्टेड टू लॉग एन ऑलमोस्ट 2% डेफिसिट। और जो आलू की प्रोडक्शन है वो भी प्रोजेक्टेड है, एस्टिमेटेड है कि इस साल 2% कम होगी पिछले साल के मुकाबले। और ये कैसे पता लगा हमें, कैसे पता लगा, ये सपना नहीं आया हमें। एज इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स रिलीज ऑन March 7। ये हमें पता लगा मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर और फार्मर वेलफेयर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स हैं, जो रिपोर्ट है जो रिलीज हुई है March 7 को, उसके हिसाब से। ठीक है, तो पूरा आपको एनालिसिस दे रहा है, ये आगे का क्या होने वाला है वो भी आपको बता रहा है। ऑनियन आउटपुट की वर्ब है इज सीन, प्रोडक्शन की वर्ब है प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो की इज प्रोजेक्टेड। लोअर देन, हायर देन लग गया तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा। ऊपर आपने इम्पैक्ट नाम का नाउन देखा और उसके बाद में ऑन देखा।
जो ग्रामर कॉन्सेप्ट आपको करवाया था कि इम्पैक्ट नाउन होगा तो वर्ब ले ऑन प्रेपोजिशन लेगा, और अगर वर्ब होगा तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा। तो ऊपर कोई प्रेपोजिशन नहीं आई थी इम्पैक्ट पे शुरू के अंदर, लेकिन यहाँ पे इम्पैक्ट जो है हैज़ हैड वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ऑन को ले रहा है। चलो अब ये हॉर्टिकल्चर क्या होता है, 6-7 वन वर्ड्स हैं, सबको आने चाहिए, बड़े प्यारे प्यारे वन वर्ड्स हैं। पहला है जी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब वेजिटेबल फार्मिंग, खेत में सिर्फ सब्जियां लगाओगे तो आप हॉर्टिकल्चर के फील्ड में एक्टिव हो। फिर होता है अर्बोरिकल्चर, इसका मतलब होता है ट्री फार्मिंग। आप जो है कभी आम का पेड़ लगा रहे हो अपने खेत में, कभी आप जो है समझ पा रहे हो ना, अर्बोर यानी पेड़, अर्बोरिकल्चर यानी पेड़ों की फार्मिंग करना, पेड़ों की खेती करना। फ्लोरिकल्चर यानी फ्लावर फार्मिंग, आप कोई गेंदे का, डेजी का, कोई गुलाब का फूल लगा रहे हो और उसको बेच रहे हो शाम को फूल वालों को, फ्लोरिकल्चर। सेरिकल्चर यानी रेशम की फार्मिंग, सिल्क फार्मिंग। सिल्क वॉर्म होता है, कीड़े से रेशम बनता है, आपको पता होगा है ना, लार्वा बनता है, फिर उसमें से कीड़ा निकलता है, फिर उसमें से सिल्क निकलता है। तो सिल्क वॉर्म फार्मिंग को बोलते हैं सेरिकल्चर, जहाँ पे इन कीड़ों को उगाया जाता है पेड़ों पे और इनसे सिल्क निकाला जाता है, रेशम निकाला जाता है। पाइसिकल्चर यानी फिश फार्मिंग, बड़ा सा फिश टैंक बनाया, तालाब बनाया, उसमें मछलियाँ डाली, दाना डाला, मछलियाँ बड़ी हो गई, फिर आपने फ़िश फ्राई बना दिया उसका। समझ पा रहे हो, पाइसिकल्चर यानी फ़िश की फार्मिंग करना ताकि लोग फ़िश को खा सकें बड़ी होने पे। एपीकल्चर यानी हनी बी फार्मिंग, एपाई यानी हनी और हनी बी यानी मधुमक्खी। मधुमक्खियों की फार्मिंग क्यों की जाती है, ताकि शहद निकाला जा सके, शहद निकालने के लिए एपीकल्चर का काम होता है। लास्ट है मोनोकल्चर। मोनो यानी एक, कल्चर यानी फार्मिंग, फार्मिंग ऑफ जस्ट वन क्रॉप ईयर अराउंड। साल में आप एक ही फसल को अपने खेत में उगाते हैं, जब वो उगती है उग जाती है, जब नहीं उगती तब आप शांति से बैठे रहते हैं, है ना, रबी खरीफ के हिसाब से। तो ये मोनोकल्चर भी किया जाता है ताकि खेत की प्रोडक्शन को सस्टेनेबल रखा जाए, है ना। 4 बार फसलें उगाओगे साल में तो खेत बंजर हो जाएगा, कहने का मतलब ये मोनोकल्चर बोलते हैं इसको। चलिए, तो ये सारे कल्चर से बनने वाले वन वर्ड्स हैं, 6 हैं 7 है, देख लेना, क्वेश्चन बनेंगे इन पे, सबको आने चाहिए। बढ़े आगे, चलो आगे कह रहा है जी अब बात करेगा पानी की। पानी का क्या सिचुएशन है, कह रहा है द वाटर स्टोरेज डेटा फ्रॉम द सेंट्रल वाटर कमीशन शोइंग लाइव स्टोरेज एट 150 रिजर्वॉयर्स अक्रॉस द कंट्री एज ऑन March 14 एट 40% ऑफ द कैपेसिटी। जो वाटर स्टोरेज डेटा है भारत सरकार का, और आता है कहाँ से, सेंट्रल वाटर कमीशन नाम की संस्था से आता है। और ये क्या दिखाता है, कह रहा है जो शो करता है लाइव स्टोरेज को, कितना स्टोर हुआ है पानी 150 कुएं तालाबों में या रिजर्वॉयर्स में। रिजर्वॉयर यानी बड़ा सा स्टोरेज, कोई बड़ा तालाब हो, कोई बड़ा वेल हो, बड़ा वाला, देश के 150 बड़े तालाबों में पूरे देश में। कह रहा है एज ऑन मार्च अगर देखें तो वो है 40% हमारी कैपेसिटी का। अगर 100 लीटर पानी रख सकते हैं तो 40 लीटर पानी ही हमारे तालाबों में 14 मार्च को पड़ा था। और ये जो डेटा है या ये जो लेवल है, स्टोरेज डेटा जो है, ये ट्रेल कर रहा है बोथ द 10 ईयर एवरेज एंड द ईयर अर्लियर लेवल्स। ये ट्रेल कर रहा है या पीछे है या लैग बिहाइंड कर रहा है 10 साल की एवरेज से, और पिछले साल का जो लेवल था उससे भी, यानी लेवल कम ही होता जा रहा है, पिछले 10 साल के एवरेज से भी कम और पिछले साल से भी कम है। कह रहा है ये जो डेटा है ना, ऑल्सो डज नॉट पोर्टेंट वेल फॉर समर्स ऑन क्रॉप्स। ये भी डेटा अच्छे से पोर्टेंट नहीं करता है, इंडिकेट या फोरटेल नहीं करता है, प्रिडिक्ट नहीं करता है, फ्यूचर को पोर्टेंट वेल नहीं करता है समर सॉन्स क्रॉप्स के लिए, ऐसी फसलों के लिए जो समर में सो की जाती है, बोई जाती हैं। गर्मियों में बोई जाने वाली फसलों को पानी चाहिए और पानी बहुत कम है। समझ में आ गया सेंटेंस। वाटर स्टोरेज डेटा जो है इसकी वर्ब है डज नॉट पोर्टेंट वेल, ठीक है। ट्रेल करना यानी किसी चीज़ के पीछे रहना, लैग बिहाइंड करना। पोर्टेंट करना यानी इंडिकेशन देना, आगे वाले आने वाली चीज़ का अंदेशा देना। कह रहा है दिस इज़ पर्टिकुलरली सो इन द सदर्न रीजन। कह रहा है ये खास करके है साउथ जो है इंडिया में, वेयर द स्टोरेज डेफिसिट कंपेयर्ड विद द 10 ईयर एवरेज इज़ अ मोस्ट अक्यूट 29%। जहाँ पे स्टोरेज में जो कमी है, जो कंपेयर की जाए 10 साल की एवरेज से, 10 साल की एवरेज स्टोरेज लेवल से, वो बहुत ज़्यादा तीखी या अक्यूट है, शार्प है 29%। तो 10 साल में अगर 100 लीटर पानी रहा एवरेज सब तालाबों में साउथ की, तो इस साल जो है 10 साल की एवरेज से 29%, यानी कि लगभग कितना हो गया, 61% पानी ही रहा, है ना, 71%। कह रहे जी आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर Michael Patra aptly summed up the risks to the economy from persistently high food inflation in his statement to the Monetary Policy Committee last month। कह रहा है आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर साहब हैं, पात्रा साहब, इन्होंने भी बड़ी समझदारी से, बड़ी ही बुद्धिमानी से, ऐप्ट तरीके से सम अप किया या समराइज किया, 2 शब्दों में, 2 टूक शब्दों में समझाया
उस रिस्क को या जोखमों को जो अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी को है परसिस्टेंटली हाई फूड इन्फ्लेशन से, लगातार बने हुए हाई परसिस्टेंटली हाई खाने पीने की चीज़ों में दामों में बढ़ोतरी से। और ये इन्होंने समअप किया अपनी स्टेटमेंट में जो हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के दौरान पिछले ही महीने लास्ट मंथ। और फिर क्या हुआ उसमें, कह रहा है जी व्हेन ही ऑब्जर्व्ड, जब उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया, ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व करके बताया। अब जो इन्होंने बताया वो सारा कोट एंड अनकोट के बीच में लिखा हुआ है। प्राइवेट कंजम्पशन which accounts for 57% of GDP is languishing under the strain of still elevated food inflation। प्राइवेट कंजम्पशन जो है, आम आदमी का खर्चा करने की जो ताकत है, जो अकाउंट फॉर करती है, हिसाब देती है 57% जीडीपी का, वो कंजम्पशन लैंग्विश कर रहा है, कमज़ोर बन के बैठा हुआ है। लैंग्विश करना, कमज़ोर होकर बैठ जाना। इस स्ट्रेन के नीचे, इस बोझ के नीचे जो है अभी भी बढ़े हुए चीज़ों के, खाने पीने की चीज़ों के दामों का, है ना। ये उन्होंने आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर ने बोला। कह रहा है दिस इज पर्टिकुलरली टेलिंग इन रूरल एरियाज। ये चीज़ खास करके टेलिंग है, एपरेंट है, क्लियर है। टेलिंग मतलब जो सामने से टेल करके बताए, जिसको देखते ही आपको पता लग जाए। ये चीज़ खास करके बताने वाली है, देखने से समझ में आने वाली है, या एपरेंट है, क्लियर है, गांवों में यानी रूरल एरियाज में। और क्या बोला इन्होंने, इन्फ्लेशन हैज़ टू बी रिस्ट्रेन्ड टू इट्स टारगेट फॉर ग्रोथ टू बी इंक्लूसिव एंड सस्टेन्ड। इन्फ्लेशन को भी रिस्ट्रेन करना ही पड़ेगा। हैज़ टू, हैव टू, आपकी मजबूरी को बताते हैं। टू बी रिस्ट्रेन्ड पैसिव इन्फिनेटिव है, किसी चीज़ को रिस्ट्रेन किया जाना या उसको कंट्रोल किया जाना। तो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना ही पड़ेगा अपने टारगेट तक। और किस लिए, ताकि ग्रोथ को रखा जा सके ऑल इंक्लूसिव और सस्टेन्ड। इंक्लूसिव का मतलब जो सबको अपने दायरे में लेता हो, सस्टेन्ड का मतलब है जो लंबे वक्त तक टिकाऊ हो। तो ऐसी भी क्या ग्रोथ हुई जो साउथ मुंबई में नरीमन पॉइंट पे बड़ी बड़ी कंपनियां जो बनी हुई हैं उन्हीं की बैलेंस शीट में हो रही है। ग्रोथ तो तब है ना जब आप अपने घर में मन भर का खाना खा सकें, जो कपड़ा पहनना हो वो पहन सकें, है ना, रीजनेबल जो आपकी एस्पिरेशंस के हिसाब से। तो उन्होंने यही बोला कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, तभी ग्रोथ सभी के लिए हो पाएगी देश में और सस्टेन्ड हो पाएगी, लंबे वक्त तक रह पाएगी। देखा, लंबा सेंटेंस, लेकिन कितना प्यारा और छोटा सा बना दिया हमने इसको। इतना लंबा सेंटेंस है ये। गवर्नर साहब की वो है समड अप, समम करना, समराइज करना, अब्रीज करना, किसी चीज़ का छोटा फॉर्म बताना, है ना, सारांश देना। अच्छा, और क्या है, ही आया गवर्नर साहब के लिए वो है इनकी ऑब्जर्व्ड। प्राइवेट कंजम्पशन की वो है इज लैंग्विशिंग। लैंग्विश करना यानी थक के हार जाना। जब आप भागते हो, दौड़ते हो, जब थक के बैठ जाते हो ना साइड में, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं लैंग्विश करना। कंजम्पशन भी हमारा लैंग्विश करके साइड में बैठा है। विच आया कंजम्पशन के लिए, वो है इसकी अकाउंट फॉर करना, हिसाब देना। ये 57% हिसाब देता है जीडीपी का। दिस की वर्ब है इस। टेलिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसको आप वर्ब ना माने, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। टेलिंग यानी क्लियर या अपेरेंट। इन्फ्लेशन की वर्ब है हैज़ टू वाली स्ट्रक्चर बनी हुई है, मजबूरी को बता रहा है। टू बी रिस्ट्रेंड, किसी चीज़ को रिस्ट्रेन या कंट्रोल किया जाना। चलिए, कह रहा है जी पॉलिसी मेकर्स हैव देयर टास्क कट आउट इफ द इकॉनमी इज टू अवॉइड अ समर ऑफ डिसकॉन्टेंट। कह रहा है पॉलिसी मेकर्स को, बड़े नेता बाबुओं को, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो बैठे हैं, उनका काम अब बड़ा मुश्किल है। दे हैव देयर टास्क कट आउट। ईडीएम है ये, हैव योर टास्क कट आउट, यानी मुश्किल काम आपके हाथ होना। तो पॉलिसी मेकर्स के हाथ भी एक मुश्किल काम पड़ा हुआ है। अगर वो चाहते हैं कि इकॉनमी अवॉइड करे एक गर्मी के सीजन को जो है डिसकॉन्टेंट का, निराशा का, या रोष का, या गुस्से का। और कब, एज द कंट्री हेड्स टू द पोल्स, जैसे ही कंट्री हेड टू करती है या बढ़ती है इलेक्शंस की तरफ। तो यहाँ पे लास्ट में तंज मार रहा है ये सरकार पे कि इलेक्शन आ रहा है, लोगों के गुस्से को गर्मियों में ठंडा रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको, नहीं तो हवा कहीं भी बदल सकती है। पॉलिसी मेकर्स की वर्ब है हैव, इकॉनमी की वर्ब है इज, कंट्री की वर्ब है हैड्स। हैड टू समवेयर यानी किसी तरफ बढ़ना, किसी दिशा में अग्रसर होना। अब ये बता देते हैं आपको ईडियम कैसे बनी है। हैव योर टास्क कट आउट, ये ईडियम बनी है दर्जी से। ऐसे ही बनती है सारी ईडियम्स, अंग्रेज़ों ने बनाई हुई है। देखो, जब दर्जी होता है ना, सबसे पहले आपकी शर्ट बनाने के लिए कपड़े को काटेगा कुछ इस तरीके से, जैसे भी मुझे नहीं आता, ऐसे काटेगा। भाई कपड़ा तो पूरा होगा आपका, उसमें से काट के बाकी का अलग कर देगा। तो ये जो कपड़ा कटा हुआ है ना, ये ऐसा माना जाता है कि कपड़ा काटने के बाद में तो दर्जी का काम शुरू होता है। अब इसका जो टास्क शुरू होगा कपड़ा कट जाने के बाद, ही हैज़ हिज टास्क कट आउट। समझ पाए मेरी बात को? ये काटना तो बड़ा आसान है, अब इसको सिलना, इसको शर्ट के आकार में, साइज़ में, शेप में, है ना, लेकर के आना। तो दर्जी के पास कपड़ा कटने के बाद उसका काम जो है मुश्किल वाला शुरू होता है। वैसे ही इफ़ यू हैव योर टास्क कट आउट, आपका मुश्किल वक्त आ गया है, अब आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा मीनिंग कौन सा है? देखो, ईडियम एक और है हमारे पास, टू बी कट आउट फॉर समथिंग।
ये भी इसी से बनी है, साथ ही में कनेक्ट कर लो। ये तो दर्जी के हाथ कपड़ा कटा हुआ है, अब ये शर्ट बनने के लिए एकदम परफेक्ट है, एकदम साइज लेकर के दर्जी ने काटा है। अगर आप भी कटआउट है किसी चीज़ के लिए तो आप परफेक्ट आदमी है उस काम को करने के लिए। समझ गए? जैसे ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप बोल सकते हैं दिस क्लास इज कट आउट फॉर माई प्रेपरेशन ऑफ इंग्लिश। ये क्लास परफेक्ट है मेरी अंग्रेजी की तैयारी के लिए। ठीक है, रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ आपको, है या नहीं वो आपको डिसाइड करना है। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को। कोशिश ये करते हैं कि वो कंटेंट आपको दिया जाए, यूट्यूब पे तो क्या ही मिलेगा आपको, किसी पेड कोर्स में भी ना मिलता हो। ये जो क्लास आप आधे पौने घंटे ही करते हो ना, 4-5 घंटे की लर्निंग इसमें रखते हैं। मुझे नहीं लगता कहीं और आपको इस तरीके से इतनी शिद्दत से कोई क्लास मिलती होगी। मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, पढ़ने का मजा लें। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इनमें से कौन सी चीज़ फैक्चुअली इनकरेक्ट है? क्या है? इनकरेक्ट। इन कर लेना इसको। 4 चीज़ें मैंने लिखी हैं, इनमें से गलत चीज़ आपको कौन सी लगती है? ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, वेजिटेबल सब ग्रुप। ठीक है, देख लेना, जो गलत लगे वो बताना। अब ये मैं खुद करवाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा आपको। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, वहाँ से इसको निकाल लो। बीच में 4 क्वेश्चन हैं वोकैब के, एपीकल्चर, पाइसिकल्चर, टू हैव योर टास्क कट आउट और कॉर्नर स्टोन का मीनिंग। चारों सबको आते हैं, मुझे पता है इसमें गलती आपकी नहीं होगी। लास्ट में 2 एरर्स हैं, पहली वर्ब मिलेगी इस वर्ब के पास मिलेगी और दूसरी आपको मिल सकती है इस कंजंक्शन की वजह से। ठीक है, फर्स्ट कमेंट में आंसर है, आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना अपने आंसर्स को चेक करके। अगर सच में आज की क्लास में मज़ा आपने लिया और इन आर्टिकल्स को पढ़ना सीखा, बड़ी पिक्चर को देखा आपने, पूरी क्लास भी देखी है, तो बता दिया करो सर पूरी क्लास देखी पीडी और इंटरेस्टिंग भी लगी पीडी आए, इससे मुझे पता लग जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी, बाकी सब सही हैं। सी में सरकार डिमांड साइड को नहीं एड्रेस कर रही, सरकार जो है सप्लाई साइड को एड्रेस कर रही है। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर जो बनेगा सी बनेगा। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।